गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर। और अगर आपको मेरी बातें याद हैं तो मैंने आपको कहा था कि ये चैप्टर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चैप्टर माना जाता है क्लास ट्वेल्थ में। इसलिए नहीं कि टफ है, इसलिए क्योंकि इसके सारे नोटेशंस जो हैं वो बिल्कुल नए हैं आपके लिए। तो आज हम लोग इसी पे कमांड करने की कोशिश करेंगे कि नए नोटेशंस को कैसे अपने दिनचर्या में लाया जाए। पहली बात तो यही है। और पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिजाइन कैसे करते हैं। उससे आगे की बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल बातें मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप इस लेक्चर को देख करके ही आगे बढ़िए। और किसी भी अन्य लेक्चर से जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट लेक्चर ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर पिछले क्लास के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिजाइन किए थे तो यहाँ पर देखिए जरा, अब कहानी आने वाली है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हर टर्म का बेसिक्स आपको समझना होगा। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए कि कोई एक एटम है, सॉलिड एम सॉलिड, और ये एम प्लस आयन में कन्वर्ट हो गया है, एम प्लस एक्वस में कन्वर्ट हुआ, मतलब ये आयन है और ये सॉलिड फेज में है। तो क्या ये कन्वर्जन डायरेक्ट हुआ होगा? नहीं सर। लेकिन हम ऐसा माने कि ये कन्वर्जन डायरेक्ट हुआ है तो इस पूरी प्रक्रिया में जो हीट का चेंज, हीट का बदलाव हुआ है, उसको मैं डेल्टा आर एच माइनस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसको मैं डेल्टा आर एच माइनस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आपने कहा ठीक है। अगर मैं एम सॉलिड की बात करूं तो मैं यहां पर डेल्टा वेपोराइजेशन एच माइनस, यानी वेपोराइजेशन एनर्जी अगर मैं अप्लाई करूंगा तो ये एम सॉलिड एम गैसियस में तब्दील हो जाएगा। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का आदान और प्रदान, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना जो संभव है वो सिर्फ संभव है आइसोलेटेड गैसियस एटॉमिक स्टेट से। ये चारों बातें याद रखिएगा, आइसोलेटेड गैसियस एटॉमिक स्टेट। तो आपने कहा अच्छी बात है सर, यहाँ एम गैसियस बन चुका है, मतलब आइसोलेटेड भी और गैसियस फॉर्म में है। अब आप जो इंथैल्पी या हीट अप्लाई करते हैं, डेल्टा आयोनाइजेशन एच माइनस। एच माइनस इज जस्ट द वे टू राइट द इंथैल्पी। एच यहाँ पर हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहले और बाद में सिस्टम की हीट में क्या अंतर था, जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तब और जब इलेक्ट्रॉन था तब। आपने कहा सर समझ में आ रहा है। अगर एम गैसियस है तो आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद ये क्या बन जाएगा? एम प्लस गैसियस। अच्छा सर, और एम प्लस गैसियस बनने के बाद अगर हम यहाँ पर वाटर ऐड करें, जब आप वाटर को ऐड करोगे तो हीट निकलेगी। तो हम लोग इसको कह रहे हैं यहाँ पर जो एनर्जी निकलेगी ये डेल्टा हाइड्रेशन एच माइनस होगी। आप अगर 11th में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के आए हैं तो आपने हेस लॉ जरूर पढ़ा होगा। हेस लॉ क्या कहता है कि अगर कोई इनिशियल और फाइनल एंटिटी सेम है तो चाहे आप किसी भी पाथ से जाओ इंथैल्पी का चेंज सेम होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ द इनिशियल रिएक्टेंट एंड फाइनल प्रोडक्ट आर सेम देन द इंथैल्पी चेंज मस्ट बी सेम, लेट द पाथ बी एनी। तो यहां तो हम डायरेक्ट गए थे तो इसका नेट रिजल्टेंट था डेल्टा आर एच माइनस, मतलब रिजल्टेंट इंथैल्पी चेंज, आर रिजल्टेंट इंथैल्पी चेंज। हाँ या नहीं? हाँ बिल्कुल। इज इक्वल टू डेल्टा वेपोराइजेशन एच माइनस प्लस डेल्टा आयनाइजेशन एच माइनस प्लस डेल्टा हाइड्रेशन एच माइनस। आपने कहा अच्छी बात है सर, मतलब जितना ये होगा उतना ही इन तीनों का वैल्यू होना चाहिए। किसके लॉ के अनुसार सर? हेस लॉ के अनुसार ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आपने कहा सही बात है। अब बताइए हमको, डेल्टा वेपोराइजेशन एच माइनस आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव, द एनर्जी गिवन टू द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव बाय द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा आयनाइजेशन एच माइनस आप प्रोवाइड कर रहे हो, इट हैज टू बी पॉजिटिव, बट डेल्टा हाइड्रेशन एच माइनस जो है ये निगेटिव है क्योंकि ये सिस्टम से बाहर निकलेगा। जब भी कोई आयन हाइड्रेट होगा उस समय ये एनर्जी निकलेगी। और आपको मैं बता दूं उसी थर्मोडायनेमिक्स से कि अगर आपका रिजल्टेंट इंथैल्पी चेंज निगेटिव आता है टोटल, मतलब ये पूरा सम कब निगेटिव होगा? जब इन दोनों की वैल्यू से बड़ी होगी ये निगेटिव वैल्यू। तो जब इंथैल्पी चेंज रिजल्टेंट निगेटिव आता है तब हम कहते हैं कि प्रोसेस आपका क्या है? स्पॉन्टेनियस। अच्छा सर, बढ़िया है सर। मतलब कि सर यही, इसी को जब आप वोल्ट के रूप में लिखते हो, इसी को जब आप वोल्ट के रूप में लिखते हो तो आप यहां पर रिप्रेजेंट करते हो, रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं बहुत ही आसानी से, मैं क्या कह सकता हूं? हाँ, मैं ऐसा कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अ डिग्री मेजर। डिग्री मेजर वर्ड का मतलब होता है सर नंबर, इट इज जस्ट नंबर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द डिग्री मेजर ऑफ द स्टेबिलिटी of the stability of a cation in aqueous medium। aqueous medium मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें बताता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें बताता है कि वो कैटायन जो बन गया अब वो स्टेबल है कि नहीं। मान लीजिए कि M ज्यादा स्टेबल है मतलब न्यूट्रल स्टेट में और M प्लस कम स्टेबल है, तो ये प्रोसेस अपने आप नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इसके लिए डेल्टा आर एच रिजल्टेंट इंथैल्पी चेंज की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी अपने आप। लेकिन यदि ये निगेटिव आती है मतलब ये जो सॉलिड फॉर्म में है ये बनना चाहता है, जैसे लिथियम तुरंत ही पानी में जाके Li+ में कन्वर्ट होना चाहता है। अच्छा सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है और समझाइए। दूसरी बात मैंने यहां लिखा है, कल भी आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट हमने मान लिया, पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने माना कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी द रिडक्शन पोटेंशियल। जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही लिखा जाएगा। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में लिखना है तो आप साइन चेंज कर लो, कहीं से हमको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सर, अच्छा एक बात और, पहले मुझे ये बताइए कि अगर हमसे कोई पूछे कि आप डिसाइड कैसे करोगे सर कि कौन सा एंटिटी एनोड की तरह काम करेगा, कौन सा एंटिटी कैथोड की तरह काम करेगा, तो आप मुझे एक बात का जवाब दें कि सर अगर मैं कहूं कि आप में पढ़ाई का पोटेंशियल बहुत अच्छा है तो आप अपने लिए पढ़ सकते हो कि किसी दूसरे के लिए पढ़ सकते हो, तो आपका जवाब होगा सर अपने लिए पढ़ते हैं। मतलब जो वाला पोटेंशियल आपका ज्यादा है, जो वाला पोटेंशियल आपका ज्यादा है वो आप खुद के साथ करते हो, और जो आप दूसरों के साथ करते हो वो वाले आप एजेंट होते हो। अच्छा सर, मतलब कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा लेकिन खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। इसका मतलब खुद के साथ वो जो कर रहा है वही उसका पोटेंशियल है, मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। आप केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर 1, 2, 3 में जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहां ये बातें काफी डिटेल में बताई गई। आपने कहा सर अच्छी बात है, यहां भी समझ में आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा कि ई नॉट Zn 2+ से Zn इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट, और लिखा ई नॉट Cu2+ से Cu इज इक्वल टू +0.34 वोल्ट। अब आप खुद बताओ मुझे कि मैंने तो कहा है बाय डिफॉल्ट जब भी हमको लिखना है तो रिडक्शन पोटेंशियल, आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो भी आपको इसी टर्म में लिखा हुआ मिलेगा, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घटता हुआ 2+ से 0 में चला गया, 2+ से 0 में चला गया। आपने कहा सर अच्छी बात है, दिख तो सही रहा है। इसका मतलब कि यहाँ देखिए दोनों रिडक्शन पोटेंशियल हैं और ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू किसका है, आपने कहा सर कॉपर का। इसका मतलब वो खुद को रिड्यूस करेगा, और जो खुद को रिड्यूस करेगा वो कौन बनेगा, वो कैथोड बनेगा। इसका मतलब इन दोनों, इसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स कपल, सॉरी ये इलेक्ट्रोड कपल बोलते हैं इसको। आपने कहा ठीक है, ये दोनों मिल करके बन जाएगा एक पूरा शेल, इसको बोलते हैं हाफ सेल। ये भी हो गया हाफ सेल आपका। तो जो ये हाफ सेल है +0.34 वोल्ट वाला, वो कैथोड की तरह काम करेगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है मतलब वो ऑक्सीडेशन करना चाहता होगा। आप बदल के देख लें, आपको पता चल जाएगा। आपने कहा सर करके दिखाओ। जैसे मैं बोलूं कि ई नॉट Zn से Zn2+ अगर मैं कर दूं, मतलब जब जिंक +2 में जा रहा होगा तो यहां पर इसके लिए वैल्यू हो जाएगी +0.76 वोल्ट। जब मैंने कपल को पलट दिया तो यहाँ माइनस प्लस बन जाएगा। और ई नॉट Cu से Cu2+ की वैल्यू मैं करूं तो हो जाएगा -0.34 वोल्ट। अब आप खुद बताइए, बड़ा छोटा छोटा बात है सर, बहुत छोटा बात है, बड़ा कॉन्सेप्चुअल है। अब आप बताइए कि दोनों में ये कौन सी प्रोसेस को दिखा रहा है, ऑक्सीडेशन, ये कौन सी प्रोसेस को, ऑक्सीडेशन। तो इन दोनों में किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, सर इसका ज्यादा है। ये तो बेचारा निगेटिव में चला गया कि हम करेंगे ही नहीं ऑक्सीडेशन, तुमको जो करना है कर लो। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो ऑक्सीडेशन खुद के साथ करेगा, मतलब अपने ऊपर करवाएगा ऑक्सीडेशन, मतलब ये एनोड बनेगा, ये कैथोड बनेगा। आपने कहा सर अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है, अच्छी बात, बढ़िया बात।
एक सवाल और आपके दिमाग में आता है कि सर ये जो वैल्यूज एक्सपेरिमेंटली निकाल के लिखी गई हैं ये कहां से लिखी गई हैं सर। तो आपको मैं फिर से कह दे रहा हूं, पहले मैं इसको समराइज कर दे रहा हूं कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। इट इज जस्ट द डिग्री मेजर विच रिप्रेजेंट द स्टेबिलिटी ऑफ ए कैटायन इन एन एक्वस मीडियम। जब आप इसको वोल्ट में रिप्रेजेंट कर देते हो तो यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाता है, यही जो रिजल्टेंट इंथैल्पी चेंज है, ये भी एनर्जी है और ये वोल्ट वर्क डन पर यूनिट चार्ज ये भी तो वर्क डन ही है, तो वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है। तो ये भी उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जितना ज्यादा ये निगेटिव होता जाएगा उतना ज्यादा आपको यहाँ निगेटिव वोल्टेज दिखता चला जाएगा, उसी को वोल्ट में चेंज कर देते हैं। आपने कहा ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या मानना है, हम लोग को वैज्ञानिकों ने क्या माना है, तो आपने कहा सर रिडक्शन पोटेंशियल माना है, अच्छी बात है सर। उसके बाद हमने बोला कि जिंक का और कॉपर का, एक ही एग्जांपल से पूरा ब्रह्मांड समझ सकते हैं, और अगर ध्यान नहीं दिया तो पूरा जिंदगी पढ़ते रह जाएंगे, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। मैंने सीधा बोला प्रोसेस देखो, +2 से 0 जा रहा है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है रिडक्शन, और ई नॉट मतलब इलेक्ट्रोड दिया हुआ है। नॉट क्यों दिया हुआ है, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर 298 केल्विन होगा, कंसंट्रेशन 1 मोलर होगा और प्रेशर 1 atm ही होगा। उस समय का हमने टेबल बनाया है, ये सारी वैल्यूज आपको एग्जाम में दी हुई रहती है, आपके एनसीईआरटी में टेबल दिया हुआ है। मैं ये समझा रहा हूं इसमें से किसको एनोड चुनूं किसको कैथोड चुनूं, तो हमने एक ओवरऑल जो आइडिया हो तो रखा है कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो एनोड बनेगा। आपने कहा ठीक है, बट इस वैल्यू से भी तो पता करो यार, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो बनेगा कैथोड, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो बनेगा एनोड। आपने कहा सर फाइन, एकदम बढ़िया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मिटा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। कोई पूछे कि सर सिस्टम के हिसाब से बताइए जरा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बढ़िया से। दूसरी बात कि सर कैसे हम पता करते हैं कि किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। फाइंडिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, वो जो हमने टेबल बनाई है वो कैसे बनाई होगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डिफरेंट हाफ सेल्स। ये जो आप हाफ सेल देख रहे हो या कपल देख रहे हो, ऑक्सीडेशन कपल कहो रिडक्शन कपल कहो, उस कपल का फाइंड कैसे करते हैं, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं बाय कंपेयरिंग द पोटेंशियल विद SHE शी कॉन्सेप्ट, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। जैसे ही नाम के आगे स्टैंडर्ड लगा हुआ है मतलब आप ई नॉट के टर्म में लिखोगे ही लिखोगे। आपने कहा ठीक है। मैं देखो मैं ये सोच के ये वीडियोस बना रहा हूं कि इसको वो बच्चा देख रहा होगा, वो भी बच्चा देख रहा होगा जो जस्ट 12th में गया है, दे डोंट नो द बेसिक्स, उनको ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तक रिप्रेजेंट करने में थोड़ी बहुत परेशानी होगी। तो आप अगर टारगेट के बच्चे हैं, अगर आप देख रहे हैं, अगर आप रैंकर के बच्चे हैं मतलब 12th में देख रहे हैं, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपके लायक चीजें भी हैं यहाँ पर। आपने कहा ठीक है। अगर आप देखें SHE क्या होता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर आपको 298 केल्विन रखना है, कंसंट्रेशन आपको 1 मोलर रखना है और प्रेशर आपको 1 atm रखना है। तो इस समय का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा उसी को हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उसी को हम टेबुलेट करके हर किताब में छाप देते हैं। आपने कहा अच्छी बात है। अगर मैं यहाँ पर कहूं, मान लो मैंने यहाँ पर एक कंटेनर के अंदर, बहुत ध्यान से देखिएगा, बाद में आप कॉपर का एग्जाम्पल खुद समझ जाइएगा, लेकिन यहाँ जिंक वाले को देखने के बाद आपने कहा ठीक है सर कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये मान लीजिए कि हमारा ZnSO4 एक्वस है, आपने अभी अभी डेनियल सेल देखा है, और ये हमारा जो इलेक्ट्रोड है ये किसका रॉड है, ये जिंक रॉड है। अब हाइड्रोजन से कंपेयर करा रहे हैं तो ऑब्वियसली जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो एनोड बनेगा तो लेफ्ट में वही रहेगा। जरा राइट में आइए सर, जरा राइट में आइए। आप जब राइट में आएंगे तो यहाँ पर एक इस तरह का इन्वर्टेड शेप में एक फनेल जैसा ऐसा एक ग्लास ट्यूब होता है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि H2 गैस एंटर कर रही होती है। यहाँ पर एक वायर के थ्रू एक प्लेट, इलेक्ट्रोड की जगह एक प्लेट लटका हुआ होता है, और इस पे मैं हैचिंग कर रहा हूँ, ये दिखाने के लिए एक प्लेट है
ग्रिड है, पतला सा छन्नी जैसा, और ये है प्लेटिनम शीट कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक। सर ये क्यों किया गया, इसकी चर्चा चलो कर ही देते हैं। प्लेटिनम शीट को जब आप प्लेटिनम ब्लैक से कोट करोगे तो यहां पर इसकी एक क्षमता बढ़ जाती है, दैट क्षमता इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन कैपेसिटी। अब ये आने वाली H2 गैस को थोड़ा यहाँ चिपका के रखेगा, अपने सरफेस पे एडजॉर्ब करा लेगा, एब्जॉर्ब नहीं, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्ब कराना मतलब होता है किसी चीज को अपनी सतह पर चिपका लेना। जैसे आप एक चौक को लेते हो ना और चौक को नील में डाल दो, उजाला या कोई भी कलर में डालो, तो आप क्या देखते हो, उसके सरफेस पे पूरा इंक आ जाता है। फिर आप चौक को तोड़ो तो देख रहे हो अंदर से सफेद ही रहता है। इसका मतलब कि इंक को चौक ने एडजॉर्ब किया, सिर्फ सरफेस पे आने दिया, बल्क में नहीं घुसने दिया, वही बात है। तो अब ये इसको जो इसकी प्रॉपर्टी होती है इस सीब की, इस छन्नी की, कि ये अपने ऊपर H2 गैस को एडजॉर्ब करेगा। और यहाँ पर हम लोग एसिड भर के रखे हुए हैं। यहाँ पर मान लीजिए HCl है 1 मोलर, क्योंकि हमको स्टैंडर्ड निकालना है तो आप 1 मोलर छोड़ के, मोलैरिटी 1 छोड़ के कुछ और ले ही नहीं सकते हो। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पर H+ मौजूद है और यहाँ H2 मौजूद है। ये वाला जो वायर है ये भी प्लेटिनम वायर। प्लेटिनम एक नोबल मेटल है जो कि इस रिएक्शन में या इस अरेंजमेंट में अपना कोई इंटरफेरेंस नहीं देगा। ये बिल्कुल सिर्फ एक कंडक्टर की तरह काम करे। इसका काम है जो भी चार्ज जिसको मिलेगा यहाँ तक पहुंचा के छोड़ देना। अब आप गौर से देखिएगा, यहाँ से मैं एक वायर निकालूंगा, यहाँ अमीटर लगा दूंगा और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दूंगा। तो जो अमीटर होगा, सॉरी अभी यहाँ लगा दो वोल्ट मीटर, क्योंकि हमको तो यहाँ वोल्टेज मेजर करना है ना भाई। आपने कहा ठीक है सर। यहाँ पे हो सकता है किसी किताब में एक ये बना हुआ हो की, ये सब फालतू की चीजें, बस कॉन्सेप्ट समझिए आप। यहाँ पर की बना हुआ, जैसे आप इसको क्लोज करेंगे अब इसमें कुछ डिफ्लेक्शन दिखेगा। तो हमने ऐसा माना, यहाँ पर क्या चल रहा है सर, आपने बोला सर ये कैथोड है, तो कैथोड पर चल रहा होगा रिडक्शन। आपने कहा ठीक है सर, मैं थोड़ा ऊपर ही लिखता हूं, इस साइड में ये कैथोड है, तो कैथोड के ऊपर रिडक्शन हो रहा होगा, तो ट्वाइस H++2 इलेक्ट्रॉन H2 गैस बना रहा होगा। या अगर मैं ऐसा कहूं कि H++ इलेक्ट्रॉन इज गिविंग अस हाफ H2 गैस, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बातें सही हैं। तो यहाँ तो रिडक्शन हो रहा होगा और यहाँ क्या हो रहा होगा सर, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये Zn जा रहा होगा Zn2++2 इलेक्ट्रॉन में। आपने कहा अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। तो अब बताइए ये एक सेल तैयार हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। ये क्या हो गया सर, दिस इज एनोड हाफ सेल, दिस इज एनोड हाफ सेल एंड दिस इज कैथोड हाफ सेल। आप नेट रिएक्शन भी लिख सकते हो। अगर ये एक सेल है और मैं इसका नेट रिएक्शन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, Zn गोइंग टू Zn2++2 इलेक्ट्रॉन, और यहां से लिख दूं मैं ट्वाइस H++2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग अस H2। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। मैंने बोला था अगर रिडॉक्स आपने पढ़ा, जरूर जाके पढ़े। ये बैलेंसिंग का तरीका होता है कि आपको इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना है। तो Zn2++H2 देख लीजिए, यही है, एक सेल तैयार हो गया आपका। आपने कहा बिल्कुल हो गया सर। अब आप बताइए मुझे कि इस सेल के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगी, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। आपने कहा सुंदर, अति सुंदर बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब चाहे कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कुछ भी हो, जितना भी हो, उसको हमने जीरो मान लिया है। हमने उसको क्या मान लिया, 0 वोल्ट। भाई कुछ कुछ भी रहो, तुम हमको मतलब नहीं। अगर ये 0 वोल्ट हो गया तो बताइए यहां पर अगर आया, इस वोल्ट मीटर में आपको उस समय डिफ्लेक्शन दिखा 0.76, तो यहां पर ये किसका पोटेंशियल आप निकाल पाएंगे, 0.76 वोल्ट माइनस में, और ये आ गया ई नॉट Zn2+ से Zn का पोटेंशियल। इस तरह से आपका पूरा टेबल तैयार किया गया है। इसी को कहते हैं भैया रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो कहा ही जाता है, लेकिन इसका एक और नाम है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। आपने किसी चीज को 1 मीटर माना, तभी तो आप किसी चीज को 100 मीटर कह रहे हो। तो 1 मीटर एक हमने स्टैंडर्ड बना के रख लिया। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/299792458 सेकेंड, 1/2
299792458 सेकंड में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसी को हम 1 मीटर कहें, पूरी दुनिया ने मान लिया। तो उतना बड़ा रॉड बना के आपने रख लिया फ्रांस के अंदर, और सब लोग अपना उसी के हिसाब से पूरा वर्ल्ड काम कर रहा है। तो हमने SHE को एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड बना दिया कि इसका जितना भी वोल्टेज है हमने मान लिया कि 0 है, चाहे ये रिडक्शन कैथोड के रूप में काम करे, चाहे ये एनोड के रूप में। सर एनोड के रूप में कब काम करेगा? अभी अभी आपने देखा है कॉपर के केस में, अगर कॉपर और SHU को मर्ज करोगे तो अब लेफ्ट साइड में आप बना दोगे इसको और राइट साइड में कॉपर को, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन इटसेल्फ, हाइड्रोजन के नीचे आता है। आपने कहा ठीक ठाक बात है, पैसिव मेटल याद करिए। तो अब क्या होगा, अब इसका जो डिफ्लेक्शन दिखेगा वो दिखेगा 0.3। अब कैथोड कौन है? कॉपर। तो कैथोड अगर कॉपर है तो यहां पे लिखा जाएगा 0.34 वोल्ट, क्योंकि वोल्ट मीटर में वही दिखेगा, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एज वेल एज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ SHE इज 0 वोल्ट, इसलिए हम उसको यूज करते हैं एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। हो सकता है आपको समझ में आ गया हो। कॉपर का करेंगे तो SHE को लेफ्ट में, कॉपर को राइट में। आपने कहा अच्छी बात, अच्छी बात है। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, मैं इसको रहने दे रहा हूं 2 मिनट और मैं रिप्रेजेंट करूं, तो मैंने अभी जो बताया कि इधर आप रख दोगे SHE, बार बार फोटो नहीं बनाऊंगा, ये SHE हो गया और ये हो गया आपका कॉपर CuSO4 1 मोलर के अंदर डिप किया हुआ कॉपर का रॉड। इन दोनों को कनेक्ट करोगे तो वोल्ट मीटर में जो डिफ्लेक्शन आएगा, ये कैथोड है ये एनोड है, तो E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड करोगे तो कैथोड का क्या हो जाएगा 0.34 वोल्ट, यही तो दिखेगा आपको यहाँ, माइनस इसका 0, एनोड 0 0। मतलब चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, SHE का जो पोटेंशियल होगा वो 0 वोल्ट हमने माना है, इसलिए इसको रेफरेंस बोलते हैं। आपने कहा सर अच्छी बात। चलिए इसको, अब सर ये किस तरह का इलेक्ट्रोड है? अभी तो हम लोग मेटल वाला पढ़े थे, अभी आप दिखा रहे हो गैस वाला। तो इस तरह के इलेक्ट्रोड को हम गैस आयन हाफ सेल कहते हैं। मैंने आपको कहा था कल, काला कुत्ता भूरा कुत्ता हाफ सेल, पिछले लेक्चर में। अगर 2 कुत्तों के ऊपर भी आप इलेक्ट्रोड लगा दो और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाए तो वो भी एक हाफ सेल कहलाएगा, और दोनों कुत्ता मिला दो तो पूरा सेल कहलाएगा। इतना जनरलाइज रखो ना यार, हमको सिर्फ कंसंट्रेशन से मतलब है, सेल का रिप्रेजेंटेशन कितना भी भारी करके दोगे हमको उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पर गैस आयन हाफ सेल की बात करूं तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, ये रूल है, ये कन्वेंशन है कि आपको ऐसे ही लिखना है। तो PtH2 यहां हो जाएगा PATM और यहां हो जाएगा H+C मोलर। अच्छा ये किसका रिप्रेजेंट है? ये PT क्या वायर था प्लेटिनम का, तो PT H2 गैस PATM। अगर मैं SHE का रिप्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, जिसके रिस्पेक्ट में दुनिया के सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले गए हैं, अगर उसका रिप्रेजेंटेशन करूं तो अगर मैं इसको एज एनोड यूज करूंगा तो इस पर ऑक्सीडेशन होगा, तो मैं लिखूंगा PtH2 कितना एटीएम, PATM की जगह मैं लिख दूंगा 1 ATM, क्योंकि हमको तो स्टैंडर्ड वाला निकालना है। और H+ की जगह मैं क्या लिख दूंगा, C मोलर की जगह 1 मोलर। आपने कहा ठीक है। अगर मैं SHE को एज कैथोड यूज करूंगा तो मैं लिखूंगा यहाँ PT। अब देखो यहाँ H2 से H+, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1 हो रहा था, और अब मैं लिखूंगा तो लिखूंगा H+1 मोलर से H2 1 ATM। और इन दोनों ही कंडीशन में चाहे कैथोड की तरह यूज करो चाहे एनोड की तरह यूज करो, मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, दोनों मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ 0 वोल्ट आएगा। तो आपने 2 चीजें सीखी सर, बहुत प्यार से देखो, बहुत जरूरी लेक्चर्स हैं ये। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती क्या है? ये एक नंबर है जो एनर्जी को दर्शाता है किसी भी प्रोसेस की। अगर ये निगेटिव होती है इसका मतलब हीट चेंज उस प्रोसेस का निगेटिव था, और आपको पता है लोअर द एनर्जी हायर द स्टेबिलिटी। इसका मतलब कि जिस प्रोसेस का डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज निगेटिव होगा वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, वो खुद से होना चाहेगा। आपने कहा सर बढ़िया बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि ये जो टेबल हमने बनाई है वो कहां से बनाई, तो बाय द यूज ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो चलिए यहां तक अगर आप समझ गए तो अब बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। देखिए कैसे, बहुत ध्यान से देखिएगा। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक्स सारा आज ही क्लियर होगा सर। मैं 1 शॉट में अगर खींचूं तो खींचने को तो खींच दूं, लेकिन आपको समझ में जैसे बाकी लेक्चर से नहीं आता है वैसे नहीं आएगा। मेरा लेक्चर
हर तरह के बच्चों के लिए है, जो जीरो से शुरू कर रहे हैं वहां से लेके एडवांस लेवल तक सारा कुछ। आपने कहा कैसे, दिखाता हूं मैं, प्रूफ करता हूं इसको। जैसे मान लीजिए कि अब हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव क्या है सर? ऑब्जेक्टिव है कन्वर्जन। क्या कन्वर्जन करना चाहते हो आप? अगर आपने रिएक्शन को सेल बनाना सीख लिया, सेल बनाना सीख लिया और सेल को रिएक्शन बनाना सीख लिया, तो आप इस चैप्टर के महारथी हो जाओगे। क्या कह रहे हो सर? बताओ, बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि पहला ही क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं डेनियल सेल पर आधारित, डेनियल सेल, और हमने कहा कि राइट द कंप्लीट रिएक्शन, राइट द कंप्लीट रिएक्शन फॉर द सेल। एक सेल के लिए आप कंप्लीट रिएक्शन लिखें, किस बात के लिए? कंप्लीट रिएक्शन फॉर द सेल हैविंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड्स। आपने कहा ठीक है, और आपको मैं दे रहा हूं ई नॉट Zn2 प्लस से Zn एंड इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट, अभी अभी किया था, और ई नॉट Cu2 प्लस से Cu। तो अब आप इसको पढ़ना जानते हो सर, तो मजा आ जाएगा। पूरे 3D सीरीज में, यानी कि साइंस टीचर विनीता किरमानी मनफेको निकुंजन, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट, उसके बाद निकेल कॉपर जिंक, इन सब में सिर्फ एक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है, वो कॉपर है। आपने कहा ठीक है। अब आप देखिए, दोनों में से खुद पता करना है आपको कि कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड। तो आपने देखा कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उस कैथोड बनेगा। आपने कहा ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं एनोड। एनोड का चार्ज कैसा होगा? निगेटिव। एनोड पर होता क्या है? ऑक्सीडेशन, याद रखिएगा, OARC, ऑक्सीडेशन एट एनोड, रिडक्शन एट कैथोड। एनोड अगर ऑक्सीडेशन होगा तो भैया कैसे लिखोगे इसको? तो हमको दिया तो हुआ है Zn2 प्लस से Zn, बट हमको लिखना क्या पड़ेगा? Zn इज गोइंग टू Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलते, एरो के साइड लिख रहा हूं, मतलब बाहर निकल रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो गया। अगर मैं बोलूं कैथोड के बारे में, तो कैथोड कैसा होगा? पॉजिटिव। और कैथोड पर क्या होता है? सदैव रिडक्शन होता है। और मैं इसको देखूंगा Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, देखो एरो के पहले लिख दिया, Cu सॉलिड बन जाएगा। मतलब कि सर यहाँ ये क्वस बनना था ऑब्वियसली। अच्छा, बहुत सुंदर बात है। इसका मतलब कि जो नेट रिएक्शन है, जो नेट रिएक्शन है वो इसी दोनों से आएगा। तो ऊपर में लिखिए Zn गोइंग टू Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और नीचे लिखिए Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू गिव अस कॉपर। यहाँ पर क्या हो गया? इक्वल इलेक्ट्रॉन है तो काटिए, नहीं है तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके काटिए, बट ये कैंसिल होना चाहिए। तो Zn प्लस Cu2 प्लस Zn2 प्लस प्लस Cu, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन कि राइट द कंप्लीट रिएक्शन फॉर द सेल हैविंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड। आपने कहा सर बिल्कुल लिख देंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए और है भी नहीं। आपने कहा ठीक बात। अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल बढ़ेंगे, तो मैं बोल दूंगा कि इस सेल के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालिए। तो ये तो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, जब मैंने इसको ऐसे लिखा था तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? ई नॉट ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये माइनस में था, तो मैं इसको क्या करूंगा? प्लस 0.76 वोल्ट। बट याद करिए फॉर्मूला क्या कहता है? रिडक्शन पोटेंशियल घटाइए और फिर रिडक्शन पोटेंशियल ही घटाइए एनोड का। तो कैथोड का हो गया कितना बच्चे? आपने कहा सर 0.34 वोल्ट प्लस में माइनस माइनस 0.76 वोल्ट, यानी कि आ जाएगा 1.1 वोल्ट आपका ये। अगर आपने डेनियल सेल को देखा, डेनियल सेल को यूज किया, तो उसके प्रत्येक सेल, when the cells are connected in series it will be called a battery. I am not talking about the battery. एक सेल का जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा? 1.1 वोल्ट। नाउ वी नो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते कैसे हैं? जिंक कॉपर सेल का इलेक्ट्रोड से रिएक्शन और रिएक्शन से इलेक्ट्रोड कैसे बना सकते हैं, क्योंकि उसमें डिसाइड करना पड़ेगा कौन एनोड कौन कैथोड, इतनी सी बात है। एंड ईएमएफ ऑफ द सेल, रेदर वी कैन से द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, जिसको आप ई नॉट सेल कहते हो, ये कैसे निकालते हैं। आपने कहा सर यहां तक समझ में आ रहा है। एक आखिरी और, एक आखिरी और, चलिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है, बहुत पेशेंस से आप देख रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब इफ यू आर अ बिगिनर ऑल्सो, देन also you will feel comfortable in this topic,
विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत प्यारा टॉपिक है। चलिए, जैसे मैंने आपको बोला, राइट द कंप्लीट रिएक्शन, राइट द कंप्लीट रिएक्शन for the cell whose electrodes are given below, whose electrodes are given below, और यहां मैं ऐड कर दे रहा हूं, also find the E नॉट ऑफ सेल, यानी स्टैंडर्ड ईएमएफ। देखो, नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ की बात करोगे तो जैसे ही नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ आएगा नर्स्ट इक्वेशन लगाना पड़ेगा। मतलब अगर आपका कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर कोई भी चीज बदल गया 29811 से, याद करिए 1 एटीएम या 1 मोलर से, तो फिर आप सिर्फ कैथोड माइनस एनोड करके नहीं निकाल पाएंगे। देन यू हैव टू अप्लाई नर्स्ट इक्वेशन। वहां तक भी पहुंचेंगे, अभी पहले इसको सीख लीजिए। आपको दिया हुआ है I2 + 2 इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू गिव अस ट्वाइस I माइनस, और Br2 + 2 इलेक्ट्रॉन गोइंग टू गिव अस ट्वाइस Br माइनस। और यहाँ पर आपको E नॉट R दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ देखिए रिडक्शन यहाँ भी है, रिडक्शन यहाँ भी हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कितना, +0.54 वोल्ट, और यहाँ भी दिया हुआ E नॉट R = +1.08 वोल्ट। देखिए, हो सकता है एक्चुअल वैल्यूज कुछ और हो, बट अगर मैंने ये दे दिया है अपने मेमोरी के आधार पे तो यही सही है। आपको इसी को मान के अब क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आप जवाब देंगे वहां से। अब मैं नहीं मतलब मैं पूछूंगा, आप बताएंगे इन दोनों में कौन कैथोड बनेगा, क्योंकि दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल है। तो आप बोलेंगे सर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो कैथोड, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा। आपने कहा ठीक बात है, तो ये बन जाएगा क्या, ऊपर वाला जो देखिए रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो एनोड बनेगा और ये कैथोड बनेगा। आपने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहाँ डेटा देख करके ही पता चलता है। तो हमने कहा एनोड हाफ रिएक्शन या एनोडिक हाफ रिएक्शन भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो एनोडिक हाफ रिएक्शन मतलब एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ रिडक्शन दिया हुआ है, तो इसको पलट लो। ट्वाइस I माइनस इज गोइंग टू गिव यू I2 + 2 इलेक्ट्रॉन। आपने कहा ठीक बात है सर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी अगर ऑक्सीडेशन वाला लिखना चाहते हो, हालांकि जरूरत है नहीं, तो -0.54 वोल्ट हो जाएगा। और अगर कैथोड की बात करोगे तो कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड हाफ रिएक्शन, तो कैथोड पे तो सर रिडक्शन हो भी रहा है और यहाँ दिया भी हुआ है, तो आप इसको एज इट इज लिख दो। Br2 + 2 इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू गिव अस ट्वाइस Br माइनस। आपने कहा सुंदर बात है। अगर आप नेट रिएक्शन हमसे पूछोगे तो मैं कहूंगा कि ऊपर में लिख दीजिए ट्वाइस I माइनस, ये था I2 + 2 इलेक्ट्रॉन, और नीचे में लिख दीजिए Br2 + 2 इलेक्ट्रॉन एंड देन ट्वाइस Br माइनस। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये बन जाएगा ट्वाइस I माइनस + Br2, ये बन जाएगा I2 + ट्वाइस Br माइनस। आपने कहा कंप्लीटेड, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ये कंप्लीट रिएक्शन चाह रहे थे वो कंप्लीट रिएक्शन यहाँ आ चुका है। अब क्या बच रहा है सर, अब बच रहा है E नॉट सेल बताना। तो भैया कहीं कोई दिक्कत नहीं है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब गलती से भी ये वाला ना घटा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। अब देखिए कैथोड कौन बना था, नीचे वाला तो 1.08 वोल्ट -0.54 वोल्ट। अगर मैं सही हूं तो योर आंसर विल बी प्लस में ही 0.54 वोल्ट। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपका प्लस माइनस में इसमें होता है। आपने कहा सर अब क्लैरिटी आ गई है तीन चीजों की। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहचानते कैसे हैं, हमेशा प्रोसेस देख के, इलेक्ट्रॉन ऐड होता हुआ दिख रहा है रिडक्शन, ऐड होता हुआ दिख रहा है रिडक्शन, बाहर जाता हुआ दिख रहा है देखो बाहर, तो ऑक्सीडेशन। आपने कहा ठीक, बहुत बढ़िया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत आराम से। और अब जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं मजा ही आ जाएगा आपको। अब हमने नॉर्मल वाले सारे क्वेश्चन कर लिए, स्टैंडर्ड वाला ईएमएफ निकाल लिया। अब नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ कि सेल किसी भी कंसंट्रेशन में हो उसके अंदर आयन, सिर्फ 1 मोलर नहीं किसी भी, तो कैसे निकालें, आंसर नर्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे। बट नर्स्ट इक्वेशन से पहले हमें एक चीज सीखना होगा, एक चीज सीखना होगा, बस वहीं पे पहुंच रहे हैं। अगर आप मेरे साथ चल रहे हैं बहुत सुंदर बात है, आराम से चलिए। तो अब आप इसको आराम से कर सकते हैं घर पे बैठ करके।
आपके पास एक बटन है जिससे आप फास्ट फॉरवर्ड में भी सुन सकते हैं अगर आपने पढ़ रखा है एंड यू आर यूजिंग माय लेक्चर्स फॉर रिवीजन पर्पसेस, तो फास्ट फॉरवर्ड में सुनिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत प्यार से। एक टॉपिक है सर, ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है। कौन सा फ्री एनर्जी? गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ अ सेल। आपको एक सेल की गिव्स फ्री एनर्जी निकालनी है। ध्यान रखिएगा, गिव्स फ्री एनर्जी होती क्या है, बहुत प्यार से देखिएगा, सुनिएगा। गिव्स फ्री एनर्जी इज डिफाइंड एज द यूजफुल एनर्जी विच इज अवेलेबल फॉर परफॉर्मिंग अ वर्क। जैसे आप घर में मान लीजिए कि रोटी बन रहा है, आपका तवे के ऊपर रोटी है और उसमें गैस यूटिलाइज हो रहा है, तो मुझे बताइए क्या जितना हीट फ्लेम का है क्या वो सारा रोटी बनाने में यूज हो रहा है? क्या सिर्फ वो जो सारा हीट है क्या वो तवे को ही गर्म कर रहा है? आंसर है नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारा हीट एटमॉस्फेयर में डिसिपेट हो रहा है चूल्हे के बगल से, बहुत सारा हीट उस चूल्हे को गर्म कर रहा है, बहुत सारा हीट आपके बॉडी को गर्म कर रहा है, बहुत सारा हीट बगल में अगर कोई सामान रखा हुआ उसको हीट कर रहा है, अगर मेटल का ऑब्जेक्ट है तो। द हीट विच इज एक्चुअली बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर द बेकिंग ऑफ अ ब्रेड, जो रोटी को गर्म कर रहा है एक्चुअल में, सिर्फ वही वहां की क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, द एनर्जी rather the useful energy which is available for the work is called gives free energy। इसका मतलब बैटरी की जो अगर हम टोटल एनर्जी देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा। कैसे करना होगा देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का खेल है बस। आपने कहा ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बाय डेफिनेशन अगर मैं कहूं, बाय डेफिनेशन देन यू विल से कि गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी, मतलब गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, हमेशा एब्सोल्यूट क्वांटिटी का चेंज निकालते हैं हम, क्योंकि एक सिस्टम स्टेट ए से स्टेट बी में जाएगा तो दोनों के बीच का चेंज क्या हुआ वही हमारा गिव्स फ्री एनर्जी। और अगर हम यहाँ पहले ही लिख दें कि फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये सब थोड़ा सा ना बच्चा, दीज कॉन्सेप्ट्स आर फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार थर्मोडायनेमिक्स जरूर पढ़ें 11th। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव आनी चाहिए। डेल्टा जी बाय डेफिनेशन क्या होता है, तो आप कहेंगे निगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क। अब ये निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको याद होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। जब आपका सिस्टम काम करता है तो वो निगेटिव होता है, और अगर आपने सिस्टम पर गलती से काम कर दिया, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो ये होता है पॉजिटिव। क्योंकि जब आप वर्क करते हो सिस्टम पे, सिस्टम को एनर्जी मिलती है, और जब सिस्टम वर्क करता है उसकी एनर्जी कम होती है। तो दीज आर कॉल्ड साइन कन्वेंशंस एंड दिस इज फ्रॉम अगेन थर्मोडायनामिक्स। आपने कहा ठीक है। अच्छा, अगर आप देखें तो डेल्टा जी, अब बैटरी के लिए निकाले तो दुनिया के हर सिस्टम के लिए डेल्टा जी निकाल सकते हैं। आपने कहा ये सर, यहाँ बैटरी के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ यूजफुल वर्क किसके बराबर होगा, जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो प्रोवाइड कर पाएगा। आपने कहा ये भी ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको आप रखिए इक्वेशन नंबर 1 बना के, और अब मुझे बताइए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब यहाँ वर्क डन निकालें तो Q इंटू डेल्टा भी हो जाएगा। आपने कहा ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं फॉर अ सेल, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस नेट होता है किसी सेल का, उसी को हम ई सेल कहते हैं। स्टैंडर्ड वाला हो तो ई नॉट सेल, और अगर नॉर्मल वाला हो तो ई सेल। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है तो उसी को हम ई सेल कहते हैं। आपने कहा ठीक। फॉर अ सेल जो डेल्टा भी होता है वही किसके बराबर होता है बच्चे, ई सेल के। net potential difference which is acting as a driving force because it is an energy, the energy which is acting as a driving force is called E cell। आपने कहा बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, अच्छी बात, सुंदर बात है, बढ़िया बात। चलिए, तो अब यहां पर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और डेल्टा भी चेंज इन वोल्टेज इज इक्वल टू किसके बराबर है, ई सेल के बराबर है। ठीक बात, आगे बढ़े हम लोग, और यहां से देखते हैं हम कि फॉर 1 मोल इलेक्ट्रॉन, अगर आप बात करो 1 मोल इलेक्ट्रॉन की, तो Q क्या आएगा, पहले Q निकालना होगा, तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा
1.602 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, क्योंकि एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे इतना कूलम्ब चार्ज होता है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल बी गेटिंग 96472 कूलम्ब। अच्छा, एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इसका मतलब हम इसको अगर सन्निकट मान नियरेस्ट होल नंबर में लेके जाए तो 9644500 हो जाएगा कूलम्ब। आपने कहा ठीक है, 96500, 472 को राउंड ऑफ कर लिया 500 पे, 96,500 कूलम। आपने कहा ठीक है। अगर आपको याद हो, जो कि बिल्कुल याद होगा, तो इसी को हम क्या बोलने लगते हैं, 1 फैराड। 1 फैराड इज इक्वल टू 96500 कूलम। आपने कहा सर अति सुंदर बात है। अब क्यों निकल गया है सर, लेकिन कितना मोल के लिए है, 1 मोल के लिए। अगर मैं बात करूं फॉर n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जरूरी थोड़ी है फॉर n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जरूरी थोड़ी है कि हर बार एक के मोल का ट्रांसफर हो, n मोल का भी होगा, तो यही बन जाएगा Q इज इक्वल टू n इंटू 96500 इज इक्वल टू n इंटू एफ। इसको मैं दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। अति सुंदर बात है। चलिए इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2 और इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब यहां लिख रहा हूं मैं पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो याद करिए कि डेल्टा जी इक्वल टू क्या था, माइनस ऑफ डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल, जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन सेल कर सकता है, माइनस ऑफ वर्क डन क्या निकला, क्यू इंटू डेल्टा वी। याद करिए फिर क्या निकला, माइनस क्यू का जगह क्या आ गया था, एन इंटू एफ फॉर एन मोल, और डेल्टा वी की जगह क्या आ गया था, ई सेल। इसका मतलब फॉर अ सेल डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल हो जाएगा। और आप कहेंगे कि सर मजा आ गया है, जहां एफ इज इक्वल टू 96500 कूलम। अगर सर इसी में हम, ये तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं, अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, तो आंसर होगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ और ई नॉट सेल। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। यहाँ स्टैंडर्ड तो यहाँ स्टैंडर्ड, यहाँ नॉन स्टैंडर्ड तो यहाँ नॉन स्टैंडर्ड। अब जो समझने वाली बात है, सिग्निफिकेंस क्या कहता है सर, कोई भी सेल स्पॉन्टेनियसली कब तक वर्क करेगा, जब तक उसका ई सेल पॉजिटिव रहेगा। अगर इस इक्वेशन में देखें ई सेल पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये माइनस साइन हमेशा लगा रहेगा। आपने कहा बिल्कुल सर, क्यों नहीं। तो डेल्टा जी हमेशा निगेटिव रहेगी। इफ डेल्टा जी इज निगेटिव फॉर अ सेल देन सेल विल बी इन वर्किंग कंडीशन, सेल वर्क कर रहा होगा आपका। सिमिलरली ई नॉट सेल पॉजिटिव है तो ये पूरा टर्म निगेटिव है, मतलब डेल्टा जी निगेटिव है, सेल स्पॉन्टेनियस है। लेकिन यदि किसी कारण से आपने एनोड को कैथोड और कैथोड को एनोड गलत मान लिया तो क्या होगा, ई नॉट सेल आपका आ जाएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होकर फुल डेल्टा जी नॉट क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। एंड अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया मींस द सेल विल स्टॉप वर्किंग, सेल विल स्टॉप वर्किंग। अच्छा सर, बढ़िया बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट दिस कॉन्सेप्ट विल डू फॉर अस, तो मेरा आंसर है कि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा, आपके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स डेवलप करेगा, जैसे यूसेज ऑफ डेल्टा जी कॉन्सेप्ट, कि सर डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। तो डेल्टा जी के कॉन्सेप्ट से आप सिलेक्शन ऑफ कंटेनर, सिलेक्शन ऑफ कंटेनर फॉर अ केमिकल, मानिए कि आपने कॉपर सल्फेट का कंपाउंड लिया और उसको जिंक के कंटेनर में रख दिया आपने, तो आपका ये कॉपर सल्फेट सेफ नहीं है भाई, क्योंकि ये दोनों मिलकर के रिएक्शन कर लेगा। याद आया, जिंक बन गया एनोड, कॉपर बन गया कैथोड, रिएक्शन हो जाएगा कॉपर सल्फेट अब जिंक सल्फेट बन जाएगा। तो भैया रात में रखे थे कॉपर सल्फेट और सुबह निकला जिंक सल्फेट, काम खराब हो गया। क्यों ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ये दोनों का जब आप रिएक्शन को सेल के रूप में करोगे और उसका ई सेल निकालोगे तो ई सेल पॉजिटिव आएगा, और जब वो पॉजिटिव आ गया तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, मतलब ये रिएक्शन अपने आप हो जाएगा स्पॉन्टेनियसली। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ स्टायरिंग रॉड,
स्टीयरिंग कहते हैं या स्टीयरिंग कहते हैं, ऐसा मतलब वो जो रॉड ऐसे ऐसे घोलते हैं चीजों को। हम लोग थोड़ा सा भाई बिहारी आदमी हैं, तो उस हिसाब से चलेगा कम। सिलेक्शन ऑफ स्टाइरिंग रॉड की बात करें तो भैया वही बात है कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को हम जिंक के रॉड से नहीं स्टाइरिंग कर सकते हैं, लेकिन जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को हम कॉपर के रॉड से स्टाइरिंग कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस पे आधारित हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड वी विल बी कंफर्टेबल। एंड तीसरी सबसे बड़ी बात कि फिजिबिलिटी फिजिबिलिटी ऑफ वर्किंग ऑफ अ सेल। बस थोड़ा सा मैं आपको और लूंगा और हम लोग यहाँ पर एक और बहुत तगड़ा इक्वेशन पढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग कहते हैं नर्स्ट इक्वेशन। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अभी कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे और नर्स्ट इक्वेशन वगैरह पे क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा जल्दी में एक नर्स्ट इक्वेशन देख लें ताकि आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो कहानी है वो ऑलमोस्ट थ्योरेटिकली डन हो जाए। अभी तो बहुत लंबा चलेगा क्योंकि इसके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, नर्स्ट इक्वेशन बहुत विशाल है। बट देखिए, अगर आपका अभी दिमाग में सारा कॉन्सेप्ट ताजा है तो हम लोग बात करने वाले हैं नर्स्ट इक्वेशन की। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्यों यूज होता है सर? यूज्ड टू कैलकुलेट द नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ। एक तो हो गया स्टैंडर्ड ईएमएफ और एक हो गया नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल। यूज टू कैलकुलेट द नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल। अच्छा सर, मतलब कि आपका जब कंसंट्रेशन 1 मोलर ना रहे, देखिए क्योंकि टेम्परेचर 99% केस में 298 केल्विन देगा वो, और प्रेशर हमेशा 1 atm रहेगा। क्योंकि भैया ये अर्थ के सरफेस से ही पेन आप सेल वगैरह करोगे कि हनुमान जी हो कि सेल वर्क करना शुरू किया लेके हवा मुड़ गए, तब ना प्रेशर कम होगा। अर्थ के सरफेस पे तो 1 atm ही रहेगा और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर जितना ही रहेगा। इसलिए कह रहा हूं कि ये दोनों कंडीशन सेम रहेंगी, सिर्फ कंसंट्रेशन 1 मोलर से हटा, मतलब अब कैथोड माइनस एनोड करने से काम नहीं चलेगा। वी हैव टू यूज नर्स्ट इक्वेशन। आपने कहा ठीक। फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, ये भैया बहुत दिक्कत है यहाँ। अच्छा क्यों ना हो ये बताओ हमको। फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, आप थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जितना भी जानते हो जब पढ़ाऊंगा तो मजा आएगा। थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई होता है तब जब कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में पहुंच रहा है, तो जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक आप थर्मोडायनेमिक्स नहीं लगा सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स कैन ओनली बी अप्लाइड व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो जब बैटरी चलते 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 डिस्चार्ज हो जाता है, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना बंद कर देता है, तो वहां पर क्या डेवलप हो जाता है? इक्विलिब्रियम। इसलिए आपको हर जगह बार बार थर्मोडायनेमिक्स परेशान कर रहा है, इसलिए पढ़ के आना था। क्या नहीं भी पढ़ के आए, एक आपको याद होगा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी, जहां पर क्यू सी वॉज नथिंग बट रिएक्शन कोसेंट कहते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए एट इक्विलिब्रियम। क्यूसी को ही केसी कहते हैं। आराम आराम से सुनिएगा, बढ़ाना नहीं। अभी हम रिएक्शन बैटरी डिस्चार्ज नहीं हुआ है, वर्किंग के दौरान की बात कर रहे हैं। हम डिस्चार्ज के बाद की भी बात करेंगे, हम इक्विलिब्रियम की भी बात करेंगे। बट ये इक्वेशन याद रखिएगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी। अगर मान लीजिए कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन 1 मोलर होता तो डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट क्या हो जाता? बराबर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने कंसंट्रेशन को 1 मोलर से कुछ भी खसकाया तो यहाँ एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा आर टी एल एन क्यू सी। ये नेचुरल लॉग है। आगे देखिए, इसको हमने अभी सीखा है कि क्या लिख सकते हैं, माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल लिख सकते हैं, प्लस आर टी एल एन क्यू सी लिख सकते हैं। आपने कहा ठीक है सर, एन एफ ई सेल एन एफ ई नॉट सेल फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नॉट का। अच्छा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय माइनस ऑफ एन एफ। आप माइनस एन एफ से दोनों साइड डिवाइड करिए। एलएचएस में क्या बचेगा सर? ई सेल, और आरएचएस में बचेगा ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू सी और डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ एन एफ। हमने दोनों साइड डिवाइड कर दिया। आपने कहा ठीक है, रिराइट करिए इसको और नेचुरल लॉग को लॉग टू द बेस 10 में लेके जाइए। क्या करते हैं? 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, और देखिए प्लस माइनस माइनस, आर के जगह 8.314, टेम्परेचर कितना था 298 केल्विन, इनटू
इसके जगह 2.303 log टू द बेस 10, नेचुरल लॉग ln से अब log टू द बेस 10 बन गया QC अपॉन NF माइनस NF, तो माइनस तो ऊपर चला गया, n इंटू 96500, क्योंकि 1 फैराड बराबर इतना कूलम्ब होता है। आपने कहा ठीक। अभी जितना भी कांस्टेंट है बच्चा, ये जितने भी कांस्टेंट हैं इनको आप समेटिए और डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल एज इट इज रहेगा माइनस 0.059 अपॉन n एंड log ऑफ QC। अगर आप इक्विलिब्रियम पढ़ के आए थोड़ा भी क्लास 11th में, इसलिए चैप्टर टफ है सर। हर 2 मिनट पे एक बार जाके थर्मोडायनेमिक्स को टच करता है। वाई इक्विलिब्रियम, वाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टफ। आपके मन में सवाल आएगा ना कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टफ क्यों है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टफ बिकॉज हर 1 सेकेंड के बाद ये कभी थर्मोडायनेमिक्स को जाके टच करता है, कभी इक्विलिब्रियम को जाके टच करता है, कभी रेडॉक्स को जाके टच करता है। दीज 3 चैप्टर्स, तीनों चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट अगर आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर है, देन दिस चैप्टर इज वेरी इजी फॉर अस। कोई दिक्कत ही नहीं। बट बहुत रेयर लोग होते हैं जिनका ये तीनों क्लियर होता है। इक्विलिब्रियम बढ़िया चैप्टर है, पढ़ाऊंगा। अभी 3 लेक्चर डाल के छोड़ा हुआ है केमिकल इक्विलिब्रियम का, क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन कराना है। ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्वेश्चन कराऊं कैसे, वो बोर्ड पे लिखूं, फिर एडिटिंग सब खुद करना पड़ता है ना भाई, कैसे मैनेज करूंगा। बट आई विल फाइंड द वे, मुझे पता है। चलिए, QC इज इक्वल टू, अगर मैं देखूं तो रिएक्शन कोसेंट क्या होता था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अच्छा सर, मैं एक डेनियल सेल पे आपको अप्लाई करके ही दिखा देता हूं। अभी तक यही सेल आपने सबसे ज्यादा पढ़ा है। अगर आपको याद है डेनियल से तो याद कीजिए, जिंक एनोड था और ये जा रहा था Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। कॉपर कैथोड था और कॉपर जा रहा था Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कॉपर सॉलिड में। अगर मैं यहाँ पर इसको कैंसिल आउट कर दूं तो यहाँ पर रिएक्शन क्या बन जाएगा, Zn प्लस Cu2 प्लस इज गोइंग टू गिव अस Zn2 प्लस Cu। आपने कहा कहीं कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत सर? नो सर। अब देखिए जरा, रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में है Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन इंटू Cu का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Zn का कंसंट्रेशन इंटू Cu2 प्लस। खुद बताइए हमें, अगर आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा है, द कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड लिक्विड आर टेकन एज यूनिटी, तो 1 लेना है। ये भी क्या है मेरे बच्चों, 1, ये भी क्या है 1। इसका मतलब QC इज इक्वल टू Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन, जो आयनिक फॉर्म में था उसी की बात करोगे आप, कंसंट्रेशन लोगे, क्योंकि जो प्योर सॉलिड होगा उसका कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ हम क्या लिख दिए हैं, जिंक क्या था, एनोड, तो कंसंट्रेशन एट एनोड और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन एट कैथोड। आपने कहा सुंदर बात, कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, अच्छी बात है। आपने कहा सर ठीक। मैं एक बार वीडियो का लेंथ जरा चेक कर लेता हूं। चलिए, 53 मिनट के आसपास का वीडियो हो चुका है, तो अब इससे ज्यादा करना सही नहीं रहेगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, ताकि आपको एक डर खत्म हो जाए। आप ध्यान दीजिए बच्चों, हमेशा हमें सिर्फ कंसंट्रेशन लेना है भाई। तुम कैसा भी इलेक्ट्रोड लिख के दो, गंदा वंदा, जैसा कॉम्प्लेक्स करना है करो, हमको सिर्फ उसमें से कंसंट्रेशन चाहिए। कंसंट्रेशन किस पे, एनोड पे कितना है और कैथोड पे कितना है। हमको सेल को तोड़ के रिएक्शन बनाने आना चाहिए और रिएक्शंस को जोड़ के सेल बनाने आना चाहिए कि सेल का ओवरऑल रिएक्शन क्या है। बस इतनी हमारी रिक्वायरमेंट है। इक्विलिब्रियम के छोटे मोटे चिंटू मिंटू जैसे कुछ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। चिंटू मिंटू कॉन्सेप्ट लाइक प्योर सॉलिड्स के लिए यूनिटी लेते हैं कंसंट्रेशन, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln QC वाला पता होना चाहिए। और दिस इज कॉल्ड योर नर्स्ट इक्वेशन, मतलब नर्स्ट इक्वेशन, कहाँ कोई दिक्कत। तो चलिए आज के लेक्चर को समराइज करते हैं, बहुत अच्छे से समराइज करते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाउ टू डिटरमाइन कि विच रेडॉक्स कपल विल बी द कैथोड एंड विच कपल विल बी द एनोड। कैसे हम उन वैल्यूज को देख के एनोड और कैथोड की पहचान कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि सर किसी भी सेल के लिए गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है। गिब्स फ्री एनर्जी के साथ पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके थे कि किसी भी सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ कैसे निकाला जाता है, और बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन किसी भी सेल का किसी भी समय
ईएमएफ कैसे निकाला जाता है। तो जो नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ वो आप कभी भी निकाल सकते हो बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। अगर आपका कंसंट्रेशन बदला हुआ दिखा 0.2 मोलर, 1.5 मोलर, 2 मोलर, भाई 1 मोलर छोड़ के कुछ भी दिखा, यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला दिस। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसको थोड़ा सा शेयर करें क्योंकि बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं इस चैप्टर में, तो जो भी पढ़ रहे होंगे 12th में उनका थोड़ा भला हो जाएगा। और सीबीएसई बोर्ड तो है ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़ा सा प्यार दीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।